नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान। तो जी हाँ साथियों, राजस्थान में से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो चयन है वो कर लिया गया है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित किए गए हैं। जब से 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए हुए थे, जब से नतीजे घोषित हुए थे, तब से लगातार इस बात को लेकर कशमकश चल रही थी। कभी वसुंधरा राजे का नाम, तो कभी बालकनाथ योगी का नाम, तो कभी गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम, तो कभी किरोड़ी लाल मीणा का नाम। तो ये सभी नाम चर्चा में थे और इन सभी को लेकर के लगातार जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर राजस्थान का जो अगला मुख्यमंत्री है वो कौन होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हुए थे और उसने बिल्कुल वही सरप्राइज़ वाला जो उसका दांव रहता है, अचानक से एक जो जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरप्राइज़ देने की पॉलिसी रही है, उस पर काम करते हुए कहीं न कहीं जो है एक बार फिर उसने राजस्थान में इस पॉलिटिक्स को दोहराया और राजस्थान में जो है उसने जो है एक नए कैंडिडेट, यानी कि एक नया चेहरा, एक नया नाम जिसको जो है किसी ने नहीं सोचा होगा, उसे भजन लाल शर्मा के रूप में पेश किया और उन्हें आज मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित कर दिया। तो जी हाँ साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो है पहले देखा होगा आप सभी ने छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का के मुख्यमंत्री का एकदम रहस्यमयी तरीके से चयन हुआ। चाहे इसके बाद में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का रहस्यमयी तरीके से चयन हुआ और इसके बाद आज जो राजस्थान है, राजस्थान में भी रहस्यमय तरीके से मुख्यमंत्री पद का चयन हुआ। तो उसकी जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो उसकी रणनीति है, बस इसे समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोग अन्य-अन्य लोगों पर जो है विश्वास करते रहे, मतलब अन्य-अन्य लोगों को जो के बारे में सोचते रहे, उसके विषय में मंत्रणा करते रहे, लेकिन अंततः जब नाम आया तो एकदम से चौंक गए। चौथी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी आज जब विधानसभा में मतलब जो है विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, तो जब चयन होना था तो जिस उस वक्त जो है भजन लाल शर्मा वो जो हैं चौथी पंक्ति में बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, एक बार बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय भी वो लड़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें जो है मौका दिया। तो चौथी पंक्ति में वो थे, उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से जैसे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बनाया और मध्य प्रदेश में उसने जो है यादव जी को, जो मोहन यादव जी हैं, उनको जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ी पॉलिटिक्स भी किया है। चलिए उस पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो देखिए, राजस्थान में उसने सवर्ण मुख्यमंत्री दिया है। क्यों? क्योंकि भजन लाल शर्मा ब्राह्मण हैं, ठीक? सवर्ण समाज से आते हैं और इस लिहाज से उसने जो है सवर्ण मुख्यमंत्री दिया है। अब इसके बाद आप चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उसने जो है मोहन यादव को बना कर के ओबीसी पॉलिटिक्स चल दी है और छत्तीसगढ़ में जहाँ पर आदिवासियों का वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर उसने आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके आदिवासी वोट बैंक साधने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, क्योंकि अभी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है, 2024 नज़दीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी जो है बड़ा रिस्क लेने से बच रही है और उसे मतलब जो पार्टी के अंतर कलह है उससे भी कहीं न कहीं निपटना होगा। इस तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा रमन सिंह प्रबल दावेदार थे, 3 बार के मुख्यमंत्री थे, एक लंबा अनुभव था, संगठन का एक लंबा अनुभव था, सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव था। छत्तीसगढ़ में जो है चाहे वो अ, अरुण साय हों या फिर अन्य कोई रेणुका सिंह हों, इस तरीके का अन्य जो तमाम नेता थे उनको भी दरकिनार किया गया और उसकी जगह पर उन्होंने जो है जो ये विष्णुदेव साय हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब जो है कहीं न कहीं वोट बैंक, क्योंकि अगर आदिवासियों का वहाँ पे उसने जोड़ा है तो निश्चित रूप से इसके पीछे का नीति ये है कि आदिवासियों का जो वोट परसेंट है वो लगभग 33% वोट बैंक है। तो 33% वोट बैंक पर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है उस लिहाज से कहीं न कहीं हमारे देश का जो चुनाव होता है वो निश्चित रूप से वोट पर आधारित होता है और इस लिहाज का ख्याल समीकरण बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। तो 30 जब अगर चुनाव की बात आएगी तो जैसे कांग्रेस कहती है कि आदिवासियों के लिए बीजेपी जो है आदिवासियों के साथ दोहरा मतलब व्यवहार करती है, दोहरा रवैया अपनाती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने आएँगी वो नहीं आएँगे, क्योंकि 33% आदिवासी वोटर्स हैं, अब उनका मुख्यमंत्री है, तो स्वाभाविक रूप से एक उठेगी बात कि बीजेपी का ही हो और उधर मोदी जी अपना का चेहरा है ही। अब इसके बाद चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में गुटबाजी हो सकती थी। गुटबाजी इस तरीके से हो सकती कि क्योंकि एक तरफ थे शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन सबको कहीं न कहीं इनको दोनों को साधना बहुत ज़रूरी था।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं न कहीं पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उससे बगावत करके ही भाजपा में आए थे। तो कहीं न कहीं अंतर मन में एक आवाज़ सबके मन में रहती है कि मैं किसी भी तरीके से पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाऊँ, किसी भी तरीके से मतलब जो है मुझे पार्टी प्रमोट कर दे। और हालाँकि आने के बाद में उन्हें जो है केंद्र में मंत्री बनाया गया। शायद उनके पास जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय है भी। और इसके बाद में इधर हम देखें दूसरे चेहरे के मतलब तरफ देखें तो कद्दावर चेहरा शिवराज सिंह चौहान 3-4 बार के मुख्यमंत्री। और इसके बाद में मतलब कहीं न कहीं एक लंबा उनका भी अनुभव। राजस्थान के वोटर्स में, महिला वोटर्स में अच्छी पकड़, मामा के नाम से फेमस, एक अच्छी छवि, सुशासन मतलब के नाम पे मतलब उनके भी बुलडोज़र अक्सर गरजते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थीं और इन सब चीज़ों को जैसे ही बीजेपी ने मतलब जो है जब विन किया तो 165 सीटों से प्रचंड बहुमत हासिल किया। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो है सीएम फेस नहीं घोषित किया था, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई थी, उसका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद ग्राउंड पे जाकर के देखी हैं, लोगों से बात की है, तो हमें पता चला था कि कहीं न कहीं इन चीज़ों का बहुत बड़ा असर था। और अब देखिए राजस्थान में उसने यहाँ पे ओबीसी अब दोनों को रद्द कर दिया, मतलब शिवराज सिंह चौहान को भी किनारे किया और इनको भी किनारे किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। क्योंकि अगर एक को बनाते तो हो सकता है दूसरा नाराज़ हो जाता, क्योंकि ये कहने की बात आ जाती कि अगर ज्योतिरादित्य को बना देते तो सवाल ये आता कि ज्योतिरादित्य दूसरी पार्टी से आए हैं, ठीक, उनको पार्टी में आने को जैसे दे दिया, दूसरे कैसे दे दिया। अच्छा, अब इसके बाद में अगर शिवराज सिंह चौहान को दे देते मौका, तो ये हो जाता कि शिवराज सिंह चौहान 3-4 बार रह चुके हैं और अगर अब इनको मौका दिया जा रहा है तो दूसरा पक्ष नाराज हो सकता है कि मतलब हमारा ध्यान नहीं रखा गया और दूसरे को मौका नहीं मिला, इत्यादि बातें हो सकती। तो पार्टी ने सोचा दोनों को किनारे करो। हालांकि और भी नाम थे, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी था और अन्य का भी नाम था, लेकिन पार्टी ने इनको भी किनारे किया और इधर इनको मतलब जो है बना दिया। अब आते हैं मतलब इसको जो है इन्होंने क्या किया कि पूरा समीकरण जो था, समीकरण साधना था, वो साध दिया। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया बड़ा नाम था, बालकनाथ योगी जी बड़ा नाम थे। दोनों के नाम चल रहे थे, हिट लिस्ट में चल रहा था। पहले ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा बगावत कर देंगी, वसुंधरा के पास इतने विधायक हैं, रिसॉर्ट में रखे जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि रिसॉर्ट में रखने की वजह से कहीं न कहीं मतलब वसुंधरा बगावत के मूड में है, या उनके जो पुत्र हैं दुष्यंत राजे, वो हो सकता है बगावत कर दें। और ये जो इधर बालकनाथ योगी जी का बड़ा नाम, हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा है ना, अक्सर हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू समाज को लेकर के वो आवाज़ उठाते रहते हैं और बीजेपी की विचारधारा भी हिंदुत्व बेस्ड ही रहती है। तो ये सभी चीज़ें सामने थी, लेकिन उसके बाद में भी पार्टी ने मतलब एक नया चेहरा, एक नए चेहरे को मैदान में लाने का फैसला किया। उनको खुद ही जो नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्हें खुद ही एहसास नहीं होगा कि मुझे मुख्यमंत्री यहाँ का बना दिया जाएगा, क्योंकि वो सांगनेर से विधायक चुनकर आए हुए हैं। एक बार पहले वो पार्टी से बगावत भी कर चुके हैं। हालाँकि ये ज़रूर रहा है कि 10 साल वो मतलब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद पर प्रदेश महामंत्री पद पर वो रहे हैं। उनका इतना बड़ा कद रहा है, 10 साल तक उन्होंने लगातार मंडल महामंत्री के रूप में उन्होंने अपना अपना जो है वो वक़्त दिया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने करी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नया नाम था, न कोई अभी इस मुख्यमंत्री जैसा या इस तरीके से बराबर के लेवल पर काम करने का कोई अनुभव नहीं है। विधायक हुए थे, बशर्ते हो सकता है कि पार्टी को स्वच्छ छवि लगी हो। जैसे कि पुष्कर सिंह धामी को अचानक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, मनोहर लाल खट्टर को अचानक बनाया था। संघ का एक बैकग्राउंड उनका भी बताया जा रहा है कि पहले वो संघ में उनका भी बैकग्राउंड रहा है। ज़मीनी नेता रहे हैं, ज़मीन पर जाकर के लोगों से बात करना, ज़मीन पर जाकर के संघर्ष करना, ये सब चीज़ें उनके पास भी रही हैं। तो ये इत्यादि, ये बहुत ही एक लंबा मतलब ये सभी चीज़ें थी। अभी वो जो है करीब-करीब 30,000 से ज़्यादा वोटों से जो है वो चुनाव जीते हुए हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अच्छा सवर्ण वोटों को साधना भी कहीं न कहीं मजबूरी थी, क्योंकि अगर राजस्थान प्रदेश की बात करें तो चाहे वो राजपूतों की बात हो और दूसरा चाहे वो ब्राह्मणों की बात हो या सवर्णों में आने वाली अन्य अन्य जातियों का परसेंटेज हो, तो ये सभी मिलाकर के एक अच्छा खासा वहाँ पे तादाद रखते हैं और लगभग ये निर्णायक हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि सवर्णों के तमाम, जैसे अभी आपने राजपूत करणी सेना को देखा होगा, राजपूतों की जो अन्य तमाम चीज़ वो हैं, विंग हैं, तो उनके आदेश पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं ये भी प्रभावी होती हैं। दूसरा बड़े नेताओं के रूप में वसुंधरा राजे हैं ही। उधर जो है अन्य कई नाम जो है वो हैं ही। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है भजन लाल शर्मा को, उधर ब्राह्मण चेहरा भी हैं, तो इधर इसने मतलब इन्होंने जो है राजस्थान में सवर्णों को साधा, मध्य प्रदेश में ओबीसी को साधा और
वहाँ पे जो है SC ST दोनों को साथ दिया, क्योंकि आदिवासी हैं तो निश्चित रूप से SC ST दोनों उसी में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है तीनों अभी यहाँ लोकसभा चुनाव, तीनों मतलब राज्यों में लोकसभा चुनावों को लेकर के अपनी कमर कस ली है और वो भविष्य में की तैयारी में जुटी है। तो फिलहाल सरप्राइज के रूप में उसने भजनलाल शर्मा को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया है और अब देखते हैं कि वो कितना अपनी उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। वो उम्मीदें जो पार्टी लगाए हुए है, वो उम्मीदें जो अन्य तमाम लीडरशिप लगाए हुए है, उन पर वो कितना खरा उतरते हैं। चाहे मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव जी हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के जो है वो विष्णु देवसाय जी हैं, या फिर राजस्थान के भजनलाल सर, तीनों ही नए हैं और तीनों का ही अपना एक अलग जो है अनुभव है। अब वो आम कार्यकर्ता का अनुभव है या संघर्षशील कार्यकर्ता का अनुभव, ये तो वक्त ही बताएगा। अब कितना ये मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कितना सफल होते हैं, ये तो लोकसभा में तय हो जाएगा जब सीटों की संख्या गणना होगी। तो साथियों, अभी के लिए रखते हैं इतना ही और मिलते हैं फिर किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतने देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ,